21.8 शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहे हैं अ पार्टिकल विच प्रोड्यूसेस मोर आयोनाइजेशन इज लेस पेनिट्रेटिंग, व्हाई? एक पार्टिकल जो ज्यादा आयोनाइजेशन करता है वो लेस पेनिट्रेटिंग क्यों होता है? सिंपल सी बात है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि अल्फा पार्टिकल्स की आयोनाइजेशन कैपेसिटी बीटा के मुकाबले में ज्यादा होती है, लेकिन ये टारगेट पे जल्दी रुक जाते हैं, ज्यादा डीप पेनिट्रेट नहीं कर सकते। सिंपल सी रीजन है कि टारगेट के एटम को आयोनाइज करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है, फ्री में तो कुछ भी नहीं होता। तो अल्फा पार्टिकल्स जो है जब टारगेट के एटम को आयोनाइज कर रहे होते हैं तो इनको एनर्जी लगानी पड़ती है, इसी वजह से इनकी एनर्जी जल्दी डिसिपेट हो जाती है, जल्दी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से ये टारगेट में जल्दी रुक जाते हैं। सो ये एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि जो पार्टिकल ज्यादा आयोनाइजेशन करेगा वो जल्दी रुक जाएगा, उसकी पेनिट्रेशन पावर कम होगी। तो यही इसकी रीजन है। सामने आपको आंसर लिखा भी नजर आ रहा है, इसको आपने साथ याद कर लेना है। 21.9 की अगर बात करें तो इसमें कह रहा है व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिवील्ड बाय द लेंथ एंड शेप ऑफ ट्रैक्स ऑफ एन इंसिडेंट पार्टिकल इन विल्सन क्लाउड चैम्बर। आपको याद होगा हमने विल्सन क्लाउड चैम्बर में पूरी डिटेल डिस्कशन की थी जिसमें हमने अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन जो है उनके ट्रैक्स को भी डिस्कस किया था। तो इस शॉर्ट क्वेश्चन में वो सिर्फ उन ट्रैक्स के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा पार्टिकल्स की। हम जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स जो है उनका ट्रैक स्ट्रेट होता है, थिक होता है और शॉर्ट होता है। उसकी क्या रीजन है? सिंपल सी रीजन है, अल्फा पार्टिकल्स चूंकि हैवी हैं इसलिए ये टारगेट के अंदर स्ट्रेट चलते हैं, इसीलिए विल्सन क्लाउड चैम्बर में इनका ट्रैक स्ट्रेट है। और अगर थिक की बात की जाए तो इनका ट्रैक थिक क्यों होता है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स ज्यादा आयोनाइजेशन करते हैं, इसलिए इनका जो पाथ है, इनका जो क्लाउड है वो ज्यादा थिक बना है, क्योंकि क्लाउड का बनना किस पे डिपेंड करता है? आयोनाइजेशन पे डिपेंड करता है। और शॉर्ट लेंथ क्यों है इस ट्रैक की? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स ज्यादा आयोनाइजेशन करते हैं तो जल्दी रुक जाते हैं। अगेन वही बात, तो इनकी रेंज थोड़ी होती है, इसलिए इनकी ट्रैक की जो लेंथ है वो शॉर्ट है। अब हम बात करें बीटा पार्टिकल्स की। बीटा पार्टिकल्स का जो ट्रैक है वो हम जानते हैं थिन होता है, बारीक होता है, इररेटिक होता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है और थिन होता है और इररेटिक होता है, लेकिन कंपैरेटिवली ज़्यादा डीप ये जाता है। मतलब इस ट्रैक की जो स्ट्रेट लेंथ है वो भी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल का ट्रैक। तो इसकी भी वही रीज़न है, क्योंकि बीटा पार्टिकल जो है ये लाइटर है, इसलिए जिगजैग पाथ में जाते हैं, इररेटिक पाथ में जाते हैं विल्सन क्लाउड चैम्बर के अंदर। इसी तरह थिन क्यों है? क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन कैपेसिटी कम है। और ज़्यादा डीप किस तरह ये गए हैं? क्योंकि आयोनाइजेशन कैपेसिटी कम है तो रेंज ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह गैमा पार्टिकल्स जो है इनका ट्रैक किसी फिक्स शेप का नहीं होता। उसकी रीज़न क्या है? कि गैमा रेडिएशन जो है उनकी आयोनाइजेशन कैपेसिटी अल्फा और बीटा के मुकाबले में काफ़ी कम है, इसलिए विल्सन क्लाउड चैम्बर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेस करता है, उसमें क्लाउड का बनना डिपेंड ही इस चीज़ पे करता है कि आयोनाइजेशन कितनी है। अब गैमा रेडिएशंस की आयोनाइजेशन कैपेसिटी तो बहुत कम है, इसलिए इनका जो ट्रैक है उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, बड़ा लाइट सा हल्का फुल्का सा ट्रैक होता है जो आप सामने देख रहे हैं। और लेकिन इसकी डेप्थ ज़्यादा दूर तक जाती है, क्योंकि ये भी हम जानते हैं कि गैमा रेडिएशंस की जो रेंज है वो बीटा और अल्फा दोनों के मुकाबले में ज़्यादा होती है। मूव करते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। 21.10 में कह रहे हैं व्हाई मस्ट अ गीगर मूलर ट्यूब फॉर डिटेक्टिंग अल्फा पार्टिकल्स हैव अ वेरी थिन एंड विंडो? व्हाई डज अ गीगर मूलर ट्यूब फॉर डिटेक्टिंग गैमा रेडिएशंस नॉट नीड अ विंडो एट ऑल? अब जरा गौर करें, विंडो का क्या मतलब होता है? हम जानते हैं जैसे ये आप एक रूम देख रहे हैं, इस रूम में विंडो है, बाकी दीवार है काफ़ी थिक और विंडो वाली जो जगह है ये काफ़ी बारीक है। एक तो ये बारीक है, हम इस विंडो को ओपन भी कर सकते हैं। इसका मतलब है दीवार से हवा नहीं गुजर सकती, लेकिन इस विंडो से या इस थिन सी विंडो से लाइट पास कर सकती है, या अगर विंडो को फुल ओपन कर दें तो हवा भी पास कर सकती है। तो गीगर मूलर ट्यूब में भी विंडो रखने का मतलब ये है कि गीगर मूलर ट्यूब की बाकी जो पूरी सरफेस है वो काफ़ी थिक होती है, लेकिन विंडो वाला जो एरिया है ये काफ़ी थिन होता है। अब इसको थिन इसलिए विंडो यहाँ पर इसलिए रखी जाती है ताकि अल्फा पार्टिकल्स इसके अंदर एंटर कर जाए,
क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स की रेंज बहुत थोड़ी होती है, इसलिए अल्फा पार्टिकल्स को अगर हमने काउंट करना है तो हमें गीगर मुलर ट्यूब पे इस विंडो को देना पड़ेगा। हाँ, गैमा रेडिएशंस की रेंज चूंकि बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर विंडो ना भी हो, पूरी मोटी दीवार ही क्यों ना हो, फिर भी गैमा रेडिएशंस गीगर मुलर ट्यूब के अंदर पास कर जाएंगी। तो ये इसकी रीज़न है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास 21.11। इसमें वो कह रहे हैं डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ चार्ज कैरियर्स। हम जानते हैं कि सॉलिड स्टेट डिटेक्टर बेसिकली एक पीएन जंक्शन डायोड होता है जिसे हमने रिवर्स बाइस पे ऑपरेट करवाना होता है। अब इसको रिवर्स बाइस पे इसलिए ऑपरेट करवाते हैं ताकि जब तक रेडिएशन फॉल ना करे, रिवर्स बाइस की वजह से एक नेग्लिजिबल सा करंट फ्लो करे, और करंट सिर्फ तब फ्लो करे, मैक्सिमम करंट सिर्फ तब फ्लो करे जब रेडिएशन इसके ऊपर फॉल करे। अब करते हम क्या है कि एन टाइप रीजन चूंकि हम थिन रखते हैं, इसके ऊपर हम रेडिएशन को फॉल करवाते हैं, और एन टाइप रीजन इतना थिन है कि ऐसा ही फील हो रहा है कि जो जंक्शन है, जो पी और एन के दरमियान एक जंक्शन है, ये बिल्कुल एन टाइप के सरफेस के ऊपर ही है। इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर रेडिएशन है ये अपनी एनर्जी को डिसिपेट किए बगैर एन टाइप रीजन को पेनिट्रेट करके सीधा जंक्शन के ऊपर फॉल करेंगी, और जंक्शन पे फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे, क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन यहाँ पर अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाना शुरू कर देंगे, यानी इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ, और जो होल्स है वो इफेक्टिवली किस तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे, जिसकी वजह से सर्किट में एक मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, और उस मैक्सिमम करंट की वजह से हम जान लेंगे कि न्यूक्लियर रेडिएशंस आ गई है, यानी न्यूक्लियर रेडिएशंस को हम इस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहे हैं व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म क्रिटिकल मास। आपको याद होगा फिशन चेन रिएक्शन में हमने क्रिटिकल मास को डिफाइन किया था। क्रिटिकल मास है क्या, इससे पहले ये बात तो हम जानते हैं कि जब हम फिशन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यूरेनियम की फिशन की बात करें, तो हम जानते हैं कि एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 पे अगर बम्बार किया जाए तो इसके अंदर से बेरियम और क्रिप्टॉन वगैरह या दो छोटे फ्रैगमेंट्स, कंपैरेटिवली स्टेबल फ्रैगमेंट्स निकलते हैं, और साथ ऑन द एवरेज 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। अगर हम इन तीनों न्यूट्रॉन्स को अलो कर दें कि ये फर्दर फिशन करते जाएं तो फिर ये एटम बॉम्ब बन जाएगा। लेकिन अगर हम इन 3 में से 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर देते हैं और सिर्फ एक न्यूट्रॉन फर्दर फिशन कर सकता है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है, फिशन चेन रिएक्शन है, ये यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा। और यही है वर्किंग प्रिंसिपल किसका, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसका। तो बेसिकली यूरेनियम जो फ्यूल है उसको हम इस तरह से यूज करते हैं, या इस अंदाज में उसको मेक किया जाता है, यूज किया जाता है कि 3 में से 1 न्यूट्रॉन फर्दर फिशन करे। यूरेनियम के इस मास को नाम दिया जाएगा क्रिटिकल मास। तो ये छोटी सी क्रिटिकल मास की डेफिनेशन है, मैंने समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया है, लेकिन इस शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में आप सिर्फ यही कहेंगे द मास ऑफ यूरेनियम और फ्यूल in which we just use further 1 neutron या 1 neutron is allowed to do further fission is called critical mass। और इसके वॉल्यूम को क्या कहते हैं, इसके वॉल्यूम को क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ क्रिटिकल मास इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम, दैट्स इट। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर कंपेयर टू द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल जनरेटेड पावर। वो कह रहे हैं न्यूक्लियर पावर की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताएं अगर हम इसको कंपेयर करें फॉसिल फ्यूल जनरेटेड पावर। जैसे कोयले को जला के हम हीट पैदा करें और उस हीट की मदद से हम स्टीम बनाएं, उस स्टीम को हम यूज़ करें जनरेटर की टरबाइन चलाने के लिए, और जनरेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करें। ये है फॉसिल फ्यूल जनरेटेड पावर। और न्यूक्लियर पावर क्या है, जो हमने न्यूक्लियर रिएक्टर में पढ़ा था। न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें हम फिशन प्रोसेस करते हैं, न्यूक्लियर फिशन का, वहाँ से जो हीट एनर्जी निकलती है उसको हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और वहाँ से हम जनरेटर चलाते हैं।
अब सबसे पहले हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट की एडवांटेजेस की बात करनी है। देखिए, सबसे पहली एडवांटेज तो ये है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की मदद से जो हम एनर्जी बनाते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम पैदा करते हैं, वो हम थोड़े से यूरेनियम से बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक आपको एग्जाम्पल में एक वैल्यू लिखी नज़र आ रही है, 1 किलोग्राम यूरेनियम से हम इतनी बड़ी मिकदार में, इतनी बड़ी क्वांटिटी में हम एनर्जी पैदा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी तरह अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो दूसरा पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं कि इस मेथड से जो इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा करते हैं वो काफ़ी चीपर होती है, हमें सस्ती पड़ती है। इसी तरह ये जो फ्यूल है इसको रीयूज भी किया जा सकता है, यानी न्यूक्लियर वेस्ट जो हम यूरेनियम वगैरह जो हम फिशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसको हम रीयूज भी कर सकते हैं, क्योंकि यूरेनियम की जब हम फिशन करते हैं तो उसके नतीजे में जो फिशन फ्रैगमेंट्स बनते हैं वो भी रेडियो एक्टिव होते हैं, तो इसलिए हम उनको भी रीयूज कर सकते हैं किसी और पर्पस के लिए जिसमें हमें रेडिएशंस चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो डिसएडवांटेजेस हैं हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो न्यूक्लियर फ्यूल है जैसे यूरेनियम, उसकी माइनिंग काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी डेंजरस भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि यूरेनियम के अंदर से मुसलसल काफ़ी बड़ी मिकदार में रेडिएशंस निकल रही होती हैं। लेकिन कोल माइनिंग, जो कोयला हम ज़मीन से निकालते हैं, वो कंपैरेटिवली काफ़ी इजी है और उसमें इतना रिस्क भी नहीं है। ठीक है, इसी तरह दूसरा डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि जो न्यूक्लियर फ्यूल है जैसे यूरेनियम वगैरह, इसको हम इतने आराम से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते कि आपने एक बड़े से ट्रॉली में आपने यूरेनियम रखा हो और बड़े मज़े से आप जा रहे हो, तो वो सारे एनवायरनमेंट को पल्यूट कर देगा, रेडिएशंस इतनी ज़्यादा उसमें से निकलेंगी, तो ये भी हम नहीं कर सकते। और तीसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है, यानी जो हम न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हम न्यूक्लियर फ्यूल यानी यूरेनियम वगैरह यूज़ करते हैं, उसके बाद जो बाकी वेस्ट बच जाता है उसको हम इतने आराम से फेंक नहीं सकते। जो कोयला हम जलाते हैं उसको तो जहाँ मर्जी हम फेंक देते हैं ना, कोई ख़तरा नहीं होता, बस ये है कि इंसान उसके किसी बंदे को लग जाएगा तो वो काला हो जाएगा, इसके अलावा कोई ख़तरा नहीं। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर वेस्ट को ओपन जगह पे छोड़ देंगे तो ये पूरे एनवायरनमेंट को पल्यूट कर देगा और बहुत सारी रेडिएशन जो है फैल जाएगी, जो उधर रहने वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगी। सो ये भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 21.14। इसमें वो कह रहे हैं व्हाट फैक्टर्स मेक अ फ्यूजन रिएक्शन डिफ़िकल्ट टू अचीव। अब फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है ये तो हम जानते हैं कि लाइटर न्यूक्लियाई मिलकर फ्यूज होकर एक हैवी न्यूक्लियस देते हैं विद द एमिशन ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसे हम कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के साथ फ्यूज करना चाहूँ, तो चूंकि ये लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाते हैं तो हमें काफ़ी सारी रिपल्सिव फोर्स के साथ डील करना पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनको फ्यूज करवाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। यानी जिस भी सब्सटेंस में ये पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, अगर हमने इन पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ फ्यूज करवाना है तो हमें इन दोनों को एक दूसरे के साथ काफ़ी हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ स्ट्राइक करवाना पड़ता है, एक दूसरे के साथ कोलाइड करवाना पड़ता है। और इस सारे प्रोसेस के लिए हमें उस एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तकरीबन 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर करना पड़ता है। और जाहिर बात है इतना टेम्परेचर आम कंडीशंस में लेबॉर्ट्री वगैरह में तो अचीव नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव।